नमस्कार। आज हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी क्लास है और दोस्तों मध्य प्रदेश की तीसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने मध्य प्रदेश की 2 क्लास बड़े ही अच्छे ढंग से और याद करने के प्रयास से पढ़ी हैं। दोस्तों हमारी आज की क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप एवं उसका विभाजन। दोस्तों आपको पता है कि हमारा मध्य प्रदेश जो है भारत के बिल्कुल बीचम बीच स्थित है और बीचम बीच स्थित होने के कारण ही हमारे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश है और बीचम बीच स्थित है और अपने ही देश के कुछ प्रदेशों से इसकी सीमाएं साझा हो रही हैं। कहने का मतलब हमारे मध्य प्रदेश के इस हिस्से में कौन पाया जाता है? राजस्थान। तो इस हिस्से में कौन है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपका कौन स्थित है? गुजरात। तो नीचे आपका कौन है? महाराष्ट्र। और इधर पूर्व में आपका कौन है? छत्तीसगढ़। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के अपने ही देश के कुछ राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं साझा कर रहे हैं, इसीलिए हमारा मध्य प्रदेश कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, जिसके कारण हमारे मध्य प्रदेश की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है ऐसा कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश जो है एक भू आविष्ठित राज्य है। कहने का मतलब हमारे मध्य प्रदेश में कोई भी मध्य प्रदेश की सीमा या कोई भी मध्य प्रदेश का जिला या संभाग हमारी समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश की कोई भी सीमा समुद्री सीमा से नहीं लगती, इसलिए मध्य प्रदेश हमारा कौन सा भूभाग है? भू आविष्ठित भूभाग या भू आविष्ठित राज्य है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश से कितने राज्य ऐसे हैं जो लगे हुए हैं जिनकी सीमाएं मध्य प्रदेश के साथ मिलती हैं। तो ऐसे 5 राज्य हैं। पहला कौन सा है दोस्तों? हमारा राजस्थान। दूसरा कौन सा है? हमारा गुजरात। तीसरा कौन सा है? हमारा महाराष्ट्र। चौथा कौन सा है? छत्तीसगढ़। पांचवा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इनकी स्थिति मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा सीमा किस भारतीय राज्य के साथ हमारा मध्य प्रदेश शेयर करता है। तो उसका आंसर आपका क्या होगा? राजस्थान। इसकी कितनी सीमा लगी हुई है राजस्थान की बाउंड्री से? 1600 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश से लगने वाले या मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस भारतीय राज्य से लगते हैं। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 13 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं और मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं। लेकिन राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा है, परंतु राजस्थान के कितने जिले लग रहे हैं? केवल 10 जिले लग रहे हैं। ठीक है, 2 जिले किससे लग रहे हैं? गुजरात से। याद रखना, एक बड़ोदरा और एक कौन सा? दाहोद। दोस्तों अब मध्य प्रदेश के बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश है ये एक भू आविष्ठित राज्य है, लेकिन इसके बीचों बीच एक रेखा गई है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। बहुत महत्वपूर्ण रेखा है। इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गई है और ये कौन सी रेखा है। तो दोस्तों ये जो रेखा है इसे हमने क्या कहा? कर्क रेखा। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गई है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश किस लैंड का हिस्सा है? मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है या इसका एक छोटा सा भूभाग है। क्यों है? मैंने आपको मेरे मध्य प्रदेश पढ़ाने की पहली क्लास में आपको बता दिया था। दोस्तों बात करते हैं हम किसके विषय में कि हमारी कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किन 14 जिलों से होकर जाती है। वो आप इधर नजर डालेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि हमारी कर्क रेखा सबसे पहले प्रवेश करती है कहां पर दोस्तों? रतलाम में। कहां पर प्रवेश करती है? रतलाम। रतलाम के बाद प्रवेश करती है दोस्तों उज्जैन। उज्जैन के बाद आगरमालवा, फिर राजगढ़, फिर भोपाल, फिर विदिशा, फिर सागर। सागर के बाद दोस्तों जब सागर से होते हुए जाती है तो यहां पर थोड़ा सा एरिया उसका रायसेन वाला भी लग जाता है, तो रायसेन। उसके बाद हमारा दमोह। दमोह के बाद दोस्तों यहां से जब प्रवेश करती है तो कहां जाती है? कटनी और जबलपुर की ये सीमा, कटनी और जबलपुर की सीमा से होती जाती है, तो अपने दोनों जिलों को ले लेती है। फिर उसके बाद दोस्तों कहां जाती है? उमरिया। उमरिया के बाद कहां जाती है? शहडोल। और शहडोल के बाद दोस्तों ये कौन लग जाता है? आपका अनूपपुर। तो कुल 14 ऐसे जिले हैं जो कर्क रेखा के रास्ते में आते हैं। पहला कौन सा हो गया दोस्तों? इधर ध्यान से देखिएगा। पहला कौन सा है? हमारा रतलाम। दूसरा कौन सा है? उज्जैन। तीसरे नंबर का कौन सा है दोस्तों? आगरमालवा। चौथे नंबर का कौन सा है? राजगढ़। 5वें नंबर का कौन सा है? भोपाल। 6वें नंबर का कौन है? विदिशा। 7वें नंबर का कौन है? दमोह। 8वें नंबर का कौन है? कटनी। 9वें नंबर का कौन है दोस्तों? रायसेन। सॉरी, सागर के बाद रायसेन आना था। उसके बाद दोस्तों हमारा कौन आ जाता है? दमोह। फिर कौन आ जाता है? कटनी। फिर जबलपुर, फिर उमरिया, फिर शहडोल। उसके बाद कौन आ जाता है? अनूपपुर। तो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक मिस हो रहा है, ध्यान से देखिए।
रतलाम, उज्जैन 2, आगरमालवा 3, राजगढ़ 4, भोपाल 5, विदिशा 6, सागर 7, रायसेन 8, दमोह 9, कटनी 10, जबलपुर 11, उमरिया 12, शहडोल 13 और अनूपपुर 14। तो 14 जिले हमारे हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि कर्क रेखा 14 जिलों से होकर जाती है मध्य प्रदेश के। अब काम की चीजें हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीजें बता चुका था, फिर से एक बार सुन लीजिए कि हमारा मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। और ये पूरे भारत के कितने क्षेत्रफल का है, कितने क्षेत्रफल पर स्थित है दोस्तों, ये 9.38% पूरे भारत का है। पूरे भारत का कितना क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, तो 9.38% क्षेत्रफल हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो पूरे भारत का 9.38% है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारे मध्य प्रदेश की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 605 किलोमीटर। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 870 किलोमीटर। ये बात भी आपको मैं बता चुका था। उसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि हमारा जो मध्य प्रदेश है इसकी अक्षांशीय स्थिति कितनी है, तो 21 डिग्री 6 से लेकर 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक, और हमारा 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये तो थी दोस्तों अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में कुछ बातें। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो मध्य प्रदेश है इसको प्राकृतिक भूभाग के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों ध्यान से समझने का प्रयास करना, छोटी सी वीडियो ही बनेगी। मध्य प्रदेश को दोस्तों हमारे पहले आज़ादी से पहले, विभाजन से पहले कितने भागों में बांटा गया था, 9 भागों में बांटा गया था। लेकिन जैसे ही हमारे मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, हमारे मध्य प्रदेश के कितने भाग बचे, केवल 7 भाग बचे। और उन 7 भागों को हम पढ़ने का प्रयास अब इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों देखना, ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राकृतिक भूभाग किसके, मध्य प्रदेश के। तो दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है। पहला जो आपका भाग पड़ेगा वो पड़ेगा दोस्तों मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा पड़ेगा दोस्तों सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। तीसरा पड़ेगा दोस्तों पूर्वी पठार। ठीक है, तो ये चीज़ें तो अपने को देखना है। लेकिन दोस्तों अभी तो केवल 3 भाग हुए, तो इसके अंतर्गत ये पहला वाला जो पार्ट है, इसके अंतर्गत इसके अन्य 5 पार्ट और हैं, विभाजित किए गए हैं। पहला अपन इसमें देखेंगे दोस्तों मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार पहले नंबर का पार्ट है दोस्तों, ध्यान से समझना और याद कर लेना। पहला भाग कौन सा हो गया, मध्य भारत का पठार। दूसरा कौन सा हो गया, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तीसरे नंबर का कौन हो गया दोस्तों, मालवा का पठार, मालवा का पठार। चौथे नंबर का कौन हो गया, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। 5वें नंबर का कौन हो गया दोस्तों, नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, तो ये 5 भाग ये हैं और 2 ये हो गए, कितने भाग हो गए, 7 प्राकृतिक भूभाग हैं हमारे मध्य प्रदेश के। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, पहला मध्य भारत का पठार, दूसरा कौन सा जाएगा दोस्तों हमारा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा कौन आ जाएगा हमारा मालवा का पठार, चौथा कौन आ जाएगा दोस्तों हमारा रीवा पन्ना का पठार, 5वां नंबर का हमारा कौन आ जाएगा, नर्मदा सोन घाटी। अच्छा, ये जो पूर्वी पठार है तो आपने सुना होगा एक बघेलखंड का पठार भी आता है। तो जो बघेलखंड का पठार आता है वो किस में आता है, बघेलखंड का पठार जो आता है वो किस में आता है, हमारे पूर्वी पठार में आता है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बने रहना और पढ़ने की प्रयास करना, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संगठन अपने स्तर पर काम कर रहा है और बहुत मेहनत करके हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी दिलवाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए जल्द से जल्द सरकार डिसीजन ले सकती है और आपकी तैयारी उस हिसाब की होनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश अपने आप में एक बहुत गहरा विषय है। इसको पढ़ने के लिए बहुत समय और बहुत दिमाग की आवश्यकता पड़ती है। बहुत कम लोग ही इस सब्जेक्ट को पढ़ पाते हैं डीपली। अधिकतर लोग क्या करते हैं दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ते जाते हैं, उनने कहा आएगा टाइम तो पढ़ लेंगे और मध्य प्रदेश आता नहीं है। तो दोस्तों अगर एक बार अगर आप डीपली पढ़ लोगे
तो आपको जीवन भर के लिए ये चीज़ केवल मध्य प्रदेश पुलिस में ही नहीं, जेल पेरी है, एमपीपीएससी है, एसआई है, किसी भी फॉरेस्ट किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी को आप देने जाओगे मध्य प्रदेश से संबंधित, तो आपको इस विषय की जो अनुभव है और इस विषय का जो हम कह सकते हैं ज़रूरत है, इसको आपको महसूस होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जैसे ही आपको मेरी एक क्लास या इसकी वीडियो कोई मिलती है तो आप नोट्स बनाए कीजिए और नोट्स में याद करने का प्रयास कीजिए। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गई हमारी इतनी बात। पहला मध्य भारत का पठार, दूसरा कौन सा मालवा, दूसरा कौन सा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा मालवा का पठार, चौथा कौन सा आ जाएगा हमारा मालवा के पठार के बाद बुंदेलखंड का पठार हो गया, रीवा पन्ना का पठार, 5वें नंबर का नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, पूर्वी पठार। अब हमको बारी बारी से इन सारे प्रदेशों को देखना है, बारी बारी से इन सारे प्रदेशों को देखना है। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, मिटा नहीं रहा हूँ, धीरे धीरे इनको समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य भारत का पठार के बारे में। तो मध्य भारत का जो पठार है, सबसे पहले मध्य भारत का जो पठार है इसकी स्थिति के बारे में समझिए कि ये मध्य प्रदेश में कौन से हिस्से में मध्य भारत का पठार स्थित है। तो दोस्तों देखना, आपको ये वाला स्थान दिख रहा होगा, श्योपुर, मुरैना, भिंड। ठीक है, ध्यान से देखिए, श्योपुर, मुरैना, भिंड, यहाँ से हल्का सा स्थान ग्वालियर, शिवपुरी और हल्का सा गुना और मध्य प्रदेश मंदसौर और नीमच। तो इतने स्थान किसके अंतर्गत आते हैं? मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आपके नोट्स में निशान बना लेना, टिक कर लेना। यहां से मैं आपका ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है इसको लॉक कर देता हूं। तो इस डब्बे के अंदर आपको दिख रहा होगा कौन कौन आ गया। श्योपुर आ गया, मुरैना आ गया, भिंड आ गया, हल्का ग्वालियर आ गया, शिवपुरी आ गया, गुना आ गया, मंदसौर और नीमच आ गया। तो ये इतने सारे जो जिले हैं, इन जिलों पर ही कौन सा आधारित है आपका, कौन सा भूभाग आधारित है? मध्य भारत का पठार। कौन सा भूभाग आधारित है? मध्य भारत का पठार। और ये मध्य भारत के पठार की अगर आपसे स्थिति पूछ ली जाए तो आप क्या स्थिति बताओगे दोस्तों कि ऊपर वाला भाग कौन सा है? उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, इस तरफ वाला पूर्व और उस तरफ वाला पश्चिम। तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी भूभाग पर ये कौन सा भूभाग है? उत्तर। और ये कौन सा भूभाग है? पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में स्थित है कौन सा वाला भाग? हमारा मध्य भारत का पठार। और जो मध्य भारत का पठार है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, मंदसौर और नीमच और गुना। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मध्य भारत के पठार के हमने जिले देख लिए और उसकी स्थिति क्या है कि उत्तर पश्चिमी भूभाग पर हमारा मध्य भारत का पठार स्थित है। इतनी बात तो हमको समझ में आ गई, तो हमने उसकी स्थिति के बारे में आसानी से समझने का प्रयास कर लिया। अब दोस्तों यहाँ की चट्टानों के बारे में पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में मध्य भारत का जहाँ पर पठार है, देखना अगर आपसे 2-4 जिलों के बारे में वो पूछने का प्रयास करेगा तो वो ये नहीं पूछेगा कि श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर में कौन सी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर में किस प्रकार के चट्टाने हैं, वो ऐसा नहीं पूछेगा। वो सीधा क्या पूछ लेगा? मध्य भारत के पठार में किस प्रकार के चट्टाने हैं। तो आपको आंसर क्या बताना है कि कौन सी चट्टाने हैं? विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें स्थित हैं। तो मध्य भारत के पठार में कौन सी चट्टानें स्थित हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानें स्थित हैं, लिख लेना। और विंध्यन क्रम की चट्टानें क्या होती हैं? दक्कन ट्रेप की चट्टानें क्या होती हैं? बेसाल्ट चट्टानें क्या होती हैं? ये सारी चट्टानों के विषय में मैं आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में बहुत गहन विषय और गहनता से बता दूंगा, इसलिए अभी आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। अभी केवल इतना याद रखो कि विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हैं, विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो मध्य भारत के पठार में पाई जाती हैं। ठीक है, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई बहुत आसान तरीके से। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? जिले के बारे में। तो जिले मैंने आपको क्या बताया? पहला तो भिंड, दूसरा मुरैना, तीसरा ग्वालियर, चौथा उसके नीचे क्या जाएगा? हल्का सा अपना शिवपुरी, उसके बाद क्या जाएगा? गुना, उसके बाद नीमच और मंदसौर उस तरफ वाले भाग पर। ये तो थे जिले। अब दोस्तों हम बात करेंगे किसके विषय में? जलवायु के विषय में। किसके विषय में बात करेंगे? जलवायु के विषय में बात करेंगे। और जलवायु मध्य भारत के पठार में कौन सी पाई जाती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना, यहां अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? यहां पर जो जलवायु पाई जाती है वो किस प्रकार की जलवायु है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। तो मध्य भारत के पठार में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन इसलिए है दोस्तों कि आपको पता है कि इस इलाके में कौन सा राज्य स्थित है? राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान में आपको मालूम है कि वर्षा क्या होती है? कम होती है। तो देखना, महाद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु होती है इसको समझने का प्रयास करना कि ये जलवायु
उन स्थानों पर पाई जाती है जहां पर जल भंडार क्या होता है, कम होता है। अच्छा, जल भंडार कम होता है कहने का क्या तात्पर्य है कि मान के चलिए वहां पर समुद्र नहीं है, बड़े बड़े डैम नहीं है, या मान के चले वहां पर कोई बड़े बड़े प्राकृतिक तालाब या झीलें नहीं है, इसलिए वहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, महाद्वीपीय जलवायु। और जहां पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है वहां पर का तापमान क्या होता है दोस्तों, मान के चलें अगर गर्मी चल रही है तो गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और मान के चलिए अगर शीत ऋतु चल रही है तो शीत ऋतु में महाद्वीपीय जलवायु के प्रकार के कारण क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है। तो बहुत ज्यादा ठंड एवं बहुत ज्यादा गर्मी किस प्रकार की जलवायु में पड़ती है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में। और ये जलवायु कहां पर पाई जाती है, मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं दोस्तों वर्षा की। तो मैंने आपको अभी बताया कि जहां पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु रहेगी वहां पर वर्षा कैसी रहेगी, कम की ज्यादा, सीधी सी बात है, वहां पर वर्षा कैसी रहेगी, कम रहेगी। अच्छा, कम क्यों रहेगी, क्योंकि देखो दोस्तों, जहां मध्य महाद्वीपीय जलवायु है वहां पर क्या है, तापमान बहुत ज्यादा है और तापमान बहुत कम है। मतलब अगर मान के चलो शीत ऋतु चल रही है तो वहां पर बर्फ जम जाती है, तो ऐसी स्थिति में बारिश का कम होना निश्चित ही रहता है, और बारिश कम होने के कारण ही वहां के तापमान में असमानता नजर आती है। इसलिए यहां जो बारिश होती है दोस्तों, ये बारिश कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होती है, 75 सेंटीमीटर की बारिश होती है यहां पर। और मध्य भारत के पठार में सबसे ज्यादा कम बारिश होने वाला स्थान अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे कि भिंड जो जिला है हमारा, कौन सा जिला, भिंड जो जिला है, इस जिले में क्या होता है दोस्तों, बहुत कम वर्षा होती है। लगभग यहां पर कितनी वर्षा होती है, केवल 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। केवल यहां पर 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश के कौन से स्थान में सबसे कम वर्षा होती है, आंसर भी क्या दे देना, भिंड। कितने सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं दोस्तों वन की। तो जो आपको मालूम है कि जहां पर मात्र 50 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर बारिश होगी तो वहां पर कैसे वन होंगे, वन कैसे होंगे, कांटेदार वन होंगे, जैसे कि हमारा बबूल हुआ, हमारा शीशम हुआ, हमारा खेर हुआ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि यहां पर कौन से वन होते हैं, बबूल, शीशम, खेर इत्यादि के जो वृक्ष होते हैं, कांटेदार वृक्ष होते हैं, वो कहां पर पाए जाते हैं, मध्य भारत के पठार में पाए जाते हैं। इसका रीजन क्या है आपको मालूम है। देखना सभी चीजें अपने आप लिंक हो रही हैं। देखना जलवायु लिंक हुई, उसके बाद जलवायु से बारिश कम हुई, बारिश कम हुई इसलिए कांटेदार वृक्ष उगे, ठीक है ना। अब कृषि भी देखना यहीं कहीं इससे मिलती जुलती है। देखना कृषि, जहां पर बारिश कम होगी, जहां पर बबूल, शीशम, खेर, कांटेदार जैसे वृक्ष पाए जाते हैं, तो कहने का मतलब यहाँ की मिट्टी में नमी होगी क्या, नहीं होगी। कुल मिला के यहाँ की जो मिट्टी होगी वो जलोढ़ जैसी मिट्टी होगी। तो दोस्तों क्या होता है, कृषि, यहाँ की जो कृषि होती है, ये कृषि सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कृषि होती है सरसों की। किसकी होती है, सरसों। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई बार, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सरसों की हांडी निम्न में से किस पठारी भूभाग को कहते हैं। तो मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मध्य भारत का जो पठार है उसमें बारिश कम होने के कारण सरसों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। और सरसों के बाद हम बात करें तो यहाँ पर सरसों के बाद क्या आ जाता है दोस्तों, गेहूं आ जाता है। और सरसों हुआ, गेहूं हुआ, हमारे इस प्रकार के जो अनाज होते हैं वो कहां पर होते हैं, मध्य भारत के पठार में होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम किसके बारे में, मिट्टी के बारे में। तो यहाँ की जो मिट्टी होती है, कहाँ की मिट्टी, मध्य भारत के पठार की, इस इलाके की जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी जो यहाँ पर होती है, ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के भूभाग की बात कर रहे हैं। दोस्तों जलोढ़ मृदा क्यों पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश में एक बहुत ही विशाल नदी है जिसका नाम क्या है, चंबल, और जिसका उद्गम स्थान कौन सा है, इंदौर की। तो इंदौर से ये नदी निकलकर जब जाती है तो कहां पर प्रवेश कर जाती है दोस्तों, राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और इस प्रकार से फिर वो राजस्थान में प्रवेश करके वापस घूमती है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए निकल के जाती है। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा संभाग है, चंबल संभाग है। और कौन सा पठारी भूभाग है, ये मध्य भारत का पठारी भूभाग है। तो मध्य प्रदेश का पठारी भूभाग वाले इलाके में से जब ये नदी निकलती है तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई जाती है और यूपी में निकल जाती है। तो दोस्तों आपको पता है कि जब नदियां जाती हैं, जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेकर जाती हैं। नदियां अपने साथ कंकड़, पत्थर, पत्ते, जो भी उनके रास्ते में आता है वो उसको अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। तो आपको पता है कि जलोढ़ मृदा का मतलब क्या होता है, जलोढ़ का मतलब क्या होता है कि जल द्वारा
ओढ़ कर लाई गई मृदा कौन सी मृदा होती है? जलोढ़ मृदा होती है। और इसी चंबल नदी के कारण यहाँ पर उसका बहुत सारा अवसाद जमा हो जाता है, और इसी अवसाद के कारण यहाँ पर जो मृदा जमा होती है वो कौन सी मृदा जमा होती है? जलोढ़ मृदा जमा होती है। वीडियो को देखते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आते जाएगा, आपको समझ में भी आता जाएगा। तो यहाँ पे आपको जलोढ़ मृदा के बारे में भी पता चल गया। अब दोस्तों नदियाँ, तो ये नदियाँ वाला कॉन्सेप्ट जो है, आपको नदियाँ वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो हमारी नदियों की ही रहेगी। इसलिए यहाँ पर समझ लेना कि यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं चंबल, क्षिप्रा, ठीक है, चंबल है, क्षिप्रा है और इत्यादि नदियां हमारी यहाँ पर पाई जाती हैं। चंबल, क्षिप्रा, उसके बाद हमारी कौन सी? पार्वती, कूनो और कुमारी, और कौन सी? सिंध। क्षिप्रा, सॉरी, यहाँ से एक सेकंड, पार्वती लिखा रहने देना, यहाँ से क्षिप्रा हटा देना, ठीक है। क्षिप्रा कहाँ पर आएगी दोस्तों? मालवा के पठार में। चंबल, पार्वती, कूनो, कुंवारी और सिंध नदियाँ जो हैं, कौन कौन सी? चंबल, पार्वती, कूनो, कुंवारी और सिंध जो नदियाँ हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य भारत की निम्न में से कौन सी नदियाँ मध्य भारत पठार से संबंधित है? तो चंबल, पार्वती, कूनो, कुंवारी, सिंध ये नदियाँ कहाँ पर पाई जाती है? मध्य भारत के पठार में पाई जाती है, ठीक है। तो हमने मध्य भारत के पठार को अच्छे से पढ़ लिया है, और मध्य भारत का पठार आशा करता हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया भी होगा।